हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों वंस अगेन ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम आपके लाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये ब्यूटीफुल सा सेशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले बच्चों हमें जो बेसिक्स डिस्कशन जो हमें करना पड़ेगा या बेसिक्स जिसके बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी, दैट इज अबाउट योर एरिया। एरिया फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया की डेफिनेशन कुछ और है। क्या है? पहली चीज तो फिजिक्स ये मानती है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ एरिया को एक स्केलर के तौर ट्रीट करते हैं। आपने क्लास फोर्थ से आए, सपोज आप एरिया पढ़ते आए हैं, जहां पे आप हमेशा एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि अगर फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, आप सिंपली कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर आप लेंथ इनटू ब्रेथ कर रहे हैं, उससे जो एरिया निकल के आ रहा है दैट इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। हमने तो वहां कहीं पे भी हमने डायरेक्शन की जैसी कोई चीज की कोई बात नहीं करी। लेकिन अगर हम फिजिक्स में बात करें तो एरिया को हम एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, जहां पे हमें उसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि आपका मैथ्स में इसका उतना यूज नहीं होता है रिलेटेड टू योर डायरेक्शन, आपको सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है। तो एरिया पहली चीज तो इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास होगी डायरेक्शन, इसके पास, इसका मतलब है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज इसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो अब रही बात इसकी डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे। अगर सपोज हम कह रहे हैं, सपोज दिस इज योर रेक्टेंगल, जिसकी जो लेंथ है, लेंथ हम कह रहे हैं सपोज दिस इज योर 5 एंड ब्रेथ इज योर 2। लेंथ 5 है, ब्रेथ 2 है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं ना बच्चों, तो एरिया होगा आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 10। तो अगर मैं जो ये 10 लिख रहा हूं, दिस इज नथिंग बट योर मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ क्या है आपके पास मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर एरिया को हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसको एक डायरेक्शन देना, यानी इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी पड़ रहेगा। अब डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करें? तो एरिया की डायरेक्शन के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है बच्चों कि एरिया की डायरेक्शन हमेशा होती है आपके पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी फिगर है ना, उसी के आप एक परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाएं। परपेंडिकुलर मतलब चाहे वो ऊपर को बनाएं, चाहे वो आप नीचे को बनाएं। तो परपेंडिकुलर देखिएगा, सपोज हमने कहा ये आपके पास बोर्ड है, इसी प्लेन में बनाया है, इसी बोर्ड के अंदर ये मैंने आपके पास क्या बनाया है, एक रेक्टेंगल बनाया है। तो इसके पास दो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए कैसे, एक ये मार्कर है जो कि पॉइंटिंग आपकी तरफ को है। सेकंड, अगर मैं यही मार्कर को अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी इसके अंदर अगर मैं इसको ठोक दूं तो ये अंदर घुस जाएगा। तो इसका मतलब है इसके पास दो क्या है नॉर्मल हम बना सकते हैं, आउटवर्ड। दो आउटवर्ड नॉर्मल हम इस पे बना सकते हैं, और यही आउटवर्ड नॉर्मल रिप्रेजेंट करेंगे इसकी डायरेक्शन ऑफ एरिया। एरिया की डायरेक्शन को ही यही आउटवर्ड नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये हमारा जो ब्रेथ है दिस इज अलोंग योर एक्स एक्सिस, और हम कह रहे हैं आपके पास जो ब्रेथ है दिस इज योर अलोंग वाई एक्सिस। लेंथ इज अलोंग योर एक्स एक्सिस, ब्रेथ इज अलोंग योर वाई एक्सिस। तो आपके पास जो एरिया वेक्टर है ना, ये आएगा आपके अलोंग योर जेड एक्सिस। चाहे आप बोल सकते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस या आप बोल सकते हैं नेगेटिव जेड एक्सिस। तो ये जो एरिया है ना, या तो ये इनवर्ड हो सकता है या आपके पास आउटवर्ड हो सकता है, वो आप पे निर्भर करता है आप क्या लेते हैं। आपने जो एक बार ले लिया, आपने थ्रू आउट द क्वेश्चन में आपने उसी को स्टिक करके ले चलना पड़ेगा आगे। तो उसी को एंटायर क्वेश्चन में, चाहे आप इनवर्ड लें चाहे आप आउटवर्ड लें, आपने एंटायर क्वेश्चन में आपने एरिया को वही मानना पड़ेगा जो आपने इनिशियली में उसको लिया है, चाहे वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो या तो मैं लिख सकता हूं, अगर दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ योर आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ योर जे कैप। तो इसका मतलब है जो आपके पास जो के कैप होगा, दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ योर एरिया। या तो मैं लिख सकता हूं इसको सिंपली जे कैप और 10 टाइम्स ऑफ माइनस जे कैप। दोनों ही यहाँ बच्चों आपके पास सही हैं। तो माइनस जे रिप्रेजेंट्स आपने एरिया इनवर्ड ले लिया, प्लस जे रिप्रेजेंट आपका एरिया क्या है, आउटवर्ड आ रहा है। बस ये दोनों ही फॉर्मूले आपके पास सही हैं। तो एरिया के लिए डायरेक्शन के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, आपने क्या करना है, सिर्फ एक आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करना है, और वही क्या शो करेगा आपके पास डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ए वेक्टर is always perpendicular to the surface।
सरफेस। इसको मैं आपको समझा सकता हूँ आपके पास एक पेन और एक मार्कर से। देखिएगा ये देखें, अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास प्लेन शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, देखिएगा जो ये मार्कर निकल रहा है इसके बीच में से ऊपर को, दिस रिप्रेजेंट्स योर एरिया। तो जैसे एक मार्कर है कि ऊपर से निकला, सिमिलरली एक मार्कर में इसके पीछे से भी निकल सकता है। तो इसका मतलब है इसके एरिया के पास दो डायरेक्शन इसके पास है, हो सकती हैं, या तो आपके पास अपवर्ड या हो गया आपके पास डाउनवर्ड। अच्छा, अगर शीट ऐसे रखी है तो लेफ्ट राइट कह सकते हैं आप। देखिएगा ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास डायरेक्शन ऑफ योर एरिया वेक्टर। बस आपने सिर्फ कोई भी एक को आपने क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। बस उसी के एंटायर क्वेश्चन में फिर आपने उसी को क्या करना है, यूज में लेना है। आपने फिर डायरेक्शन बदलनी नहीं है एरिया की। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ योर एरिया वेक्टर। तो यहां से सीखने वाली बात बच्चों ये है आपके पास कि पहली चीज तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है, और क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा इसकी डायरेक्शन, एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलिए अब हम एरिया वेक्टर आपको निकालना सिखाएंगे। एक दूसरा हम करते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डिस्क का एग्जांपल लेते हैं। तो ये आपके पास एक डिस्क दे रखी है आपको, जिसका सपोज आप कह रहे हैं रेडियस r है, और आपसे पूछा है आपको रिप्रेजेंट करना है इसका एरिया वेक्टर आपने इसका फाइंड करना है। सपोज हम कह रहे हैं ये आपने ऐसे रखी है, एक्सेस में आपको दिखाता हूँ, दिस इज योर एक्स एक्सेस एंड दिस इज योर वाई एक्सेस, और ये इसकी रेडियस r है। तो आपको रिप्रेजेंट करना है इसका एरिया वेक्टर, आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है सिंपली एरिया इज योर पाई आर स्क्वायर। किसी भी एक सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यानी परपेंडिकुलर टू डिस्क। इस डिस्क के जो परपेंडिकुलर है वही क्या बनेगा, इसका एरिया बनेगा। तो देखिएगा यही जो है परपेंडिकुलर है वाई कैप, यानी वाई के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वही रिप्रेजेंट करेगा आपके पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है, या तो आप कह सकते हैं प्लस जे कैप, या आप कह सकते हैं सिंपली माइनस जे कैप। तो या तो आप कह लें जे कैप, और सिंपली कह लें पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ जे कैप। तो दोनों ही आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। तो ऐसे सरफेस बच्चों, तो ऐसे सरफेस जो कि क्या होते हैं आपके पास ओपन सरफेस फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्वायर हो गया, आपके पास रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गई, ये सब कहलाते हैं आपके पास ओपन सरफेस। या टू डायमेंशनल फिगर्स जो होते हैं आपके पास, ये सब कहलाते हैं आपके पास ओपन सरफेसेस। ओपन सरफेसेस बोल दें, ओपन सरफेसेस या 2D सरफेसेस, 2D सरफेसेस बोलें। इन सब के लिए एरिया के आपके रिप्रेजेंट करेंगे। आप क्या बना लेंगे, इनके लिए सिंपली एक आउटवर्ड नॉर्मल बना लेंगे, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है, वही रिप्रेजेंट करेगा आपके पास इनके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, डिस्क, या आप बोल सकते हैं ट्राइंगल एंड सो ऑन, या आप सिंपली रिंग भी लिख सकते हैं, रिंग। ये सब क्या आप शो करेंगे, ये है आपके पास 2D या ओपन सरफेस बोलते हैं इनको। इनके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, जो एरिया वेक्टर होगी ये इसमें क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड रहेगा। यानी यहाँ पे आपके पास एरिया वेक्टर के पास दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं। तो अगर हमारे पास 2D सरफेस ना हो के अगर हमारे पास 3D सरफेस हो, तो उस केस में हम एरिया वेक्टर को कैसे देखेंगे, तो एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे उसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 3D फिगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया एंड सो ऑन। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर क्लोज्ड सरफेसेस या 3D सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो सपोज हमने कहा आपके पास क्लोज सरफेस, जैसे आपके पास है, आपके पास एक प्यारा सा क्यूब या क्यूबॉइड जो मान सकते हैं आप। तो ये हमने एक क्यूबॉइड ले लिया जो कि क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, यानी 3D सरफेस है। तो अगर ये क्यूब है या क्यूबॉइड है तो इसमें टोटल कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होते हैं, आपको पता है एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस का मतलब है आपके पास 6 एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है आपके पास। देखिए अगर मैं इस वाले फेस की बात करूं, देखिएगा ये फेस की बात करूं, ये वाला, तो इसमें एरिया वेक्टर एक तो इधर को हो सकता है ए वेक्टर, या हो सकता है आपका इनवर्ड। तो हमने क्या करना है, जो इनवर्ड वाला एरिया वेक्टर है इसको करना है रिजेक्ट, और इसको करना है सिलेक्ट। इसको करना है इनर्ड वाले एरिया वेक्टर को हमें करना है रिजेक्ट, और आउटवर्ड वाले को हमने करना है सिलेक्ट। तो हम सिंपली इनर एरिया वेक्टर जैसी कोई नाम की चीज नहीं एग्जिस्ट करती है फॉर
केस ऑफ क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है बच्चों आपके लिए, आउटवर्ड होता है, यानी आउटवर्ड रहेगा हमेशा, कभी भी अंदर को नहीं रहेगा। यानी इस वाले फेस की बात करूं तो इसमें इस साइड को होगा, लेफ्ट साइड को। और अगर मैं सिंपली अगर मैं बेस की बात करूं तो देखिएगा, अगर मैं बेस भी बनाऊं आपके लिए तो ये है आपके पास बेस, तो बेस का एरिया वेक्टर अगेन आउटवर्ड ये। सिमिलरली ऊपर वाले टॉप का ये इधर को होगा, सिमिलरली बैक साइड वाले का आपके पास अंदर को होगा, और फ्रंट साइड वाले का होगा आपके पास आउटवर्ड। तो ये है आपके पास एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर फॉर क्लोज्ड सरफेस हमें क्या करना है, हमेशा हमें एक आउटवर्ड नॉर्मल बना लेना है। हमेशा फॉर क्लोज्ड सरफेसेस ड्रॉ एन आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल टू रिप्रेजेंट योर एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर सिंपली। तो वहीं अगर मैं दूसरा, अगर कोई दूसरा फिगर लूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास स्पेयर, ये आपने स्पेयर ले लिया, ध्यान रखिएगा सर्कल नहीं है स्पेयर है, जिसकी रेडियस आर है आपके पास, ये आपके पास स्पेयर है। तो वहीं अगर मैं सिंपली इसका फिर से अगर एरिया वेक्टर बनाऊं तो हमने क्या करना है, इसमें नॉर्मल ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और आपको ये पता है कि अगर मैं कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ स्पेयर के सरफेस में तो हमेशा कहाँ से पास करता है आपके पास, इट ऑलवेज पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये प्रॉपर्टी है आपके पास स्पेयर की। अगर आप कोई भी अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं किसी भी स्पेयर पे तो हमेशा कहाँ से पास करता है आपके पास, इट पासेस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये सबके हैं आपके पास परपेंडिकुलर 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 सरफेस, जो कि क्या रहेंगे, आउटवर्ड रहेंगे। सबकी डायरेक्शन कहाँ की रहेगी, बाहर की तरफ को रहेगी, यानी अंदर को कोई भी डायरेक्शन नहीं रहेगी। यही जो एन कैप है यही रिप्रेजेंट करेगा आपके पास एरिया वेक्टर। और सब क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, कोई भी अंदर की तरफ को नहीं होगा। तो एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस के लिए कभी भी अंदर नहीं रहती है, जबकि ओपन सरफेस के लिए आप कहीं भी ले सकते हैं, चाहे इस साइड को लें, चाहे लेफ्ट लें, चाहे राइट लें, चाहे ऊपर लें, चाहे नीचे लें। तो उसमें तो आपके पास कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो सरफेस क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं, तो उसमें दो साइड तो ऑलरेडी पॉसिबल हैं। जबकि क्लोज सरफेस के लिए हमेशा हम एरिया वेक्टर को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा आपका आउटवर्ड नॉर्मल। तो चलिए इसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं क्या एरिया वेक्टर को कुछ और फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो हम आगे देखते जा रहे हैं कि कैसे कोई वेक्टर फॉर्म है, क्या एग्जिस्ट करती है, जिसके हेल्प से हम किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर निकाल सकें। तो उसके बारे में अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसको समझते हैं बच्चों, हम कुछ इस तरीके से देखेगा। हम कह रहे हैं सपोज दिस इज योर, एक रेक्टेंगल है आपके पास ए बी सी डी, दिस इज योर रेक्टेंगल। अगर सपोज इस रेक्टेंगल को अगर हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, सपोज दीस आर योर वेक्टर्स, सपोज हम कहें दिस इज योर ए बी वेक्टर, दिस इज योर बी सी वेक्टर, दिस इज योर डी सी वेक्टर एंड दिस इज योर ए डी वेक्टर। हमने कहा ये आपके पास चार वेक्टर हैं, चार साइड्स आपके पास चार वेक्टर की तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं सपोज लेट, अगर हम ए बी क्रॉस ए सी करें, अगर हम किसी भी दो साइड का, दो एडजेसेंट साइड का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, दिस इज नॉट मल्टीप्लाई, ये आपसे ध्यान में रखेगा, ये आपके पास क्रॉस है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, ये क्या है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम करें तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, देखिएगा बच्चों, हम लिखेंगे ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी इंटू साइन ऑफ थीटा, यानी एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी के बीच में आखिर एंगल है कितना। तो एंगल कितना है आपको ऑलरेडी पता है, अगर रेक्टेंगल है तो इन दोनों के बीच में एंगल है आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री। और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू होती है आपके पास 1, यानी ये सिंपली बन जाएगा ए बी इंटू बी सी। और ए बी इंटू बी सी क्या है बच्चों, एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी इंटू बी सी, दिस रिप्रेजेंट्स योर एरिया, यानी यही क्या है बच्चों आपके पास एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दिस रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो इसका मतलब है क्या हम एरिया वेक्टर को हम सिंपली लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर को हम डिनोट कर सकते हैं क्या, दिस इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट, या हम सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, यानी A क्रॉस B। और आपको पता है दो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर, दो
वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो उसका जो आंसर आता है दैट इज अगेन योर वेक्टर। इसका मतलब है ए जो है दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, यानी एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं आपके पास योर राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। अगर दो वेक्टर्स हैं विच रिप्रेजेंट्स योर टू वेक्टर्स, तो जो ए वेक्टर है ये वो होगा ऐसा वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टर के बनने वाले प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यही तो हमें सिखाता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर उनसे एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है आपने, तो आप क्या कर लो, उनका सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करो। इसका मतलब है जो ए वेक्टर होगा दिस वुड बी परपेंडिकुलर टू योर ए एज वेल एज इट वुड बी परपेंडिकुलर टू योर बी। या हम कह सकते हैं ए और बी से बनने वाले प्लेन, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हम कह रहे हैं सपोज दिस इज योर साइड ए एंड दिस इज योर साइड बी। ए और बी वेक्टर से बनने वाले प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वही रिप्रेजेंट करेगा आपका एरिया वेक्टर। अब परपेंडिकुलर तो आपके पास ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। इसका मतलब है या तो आप क्या होगा, या तो ये इनवर्ड हो सकता है या तो ये आउटवर्ड हो सकता है, दोनों ही आपके पास सही हैं। या तो इनवर्ड हो सकता है या आउटवर्ड, दोनों ही सही हैं। इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स योर एरिया वेक्टर। तो इसका मतलब है अगर आपको एरिया वेक्टर चाहिए तो आप सिंपली क्या करें, दो कंजुगेटिव साइड्स का या दो एडजेसेंट साइड का आपका सिंपली क्या कर लें, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, और जो डायरेक्शन होगी वही रिप्रेजेंट करेगी आपके पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी कर सकते हैं या आप बी क्रॉस ए करें, दोनों ही आपके सही हैं। तो आप सिंपली क्या करें, एरिया वेक्टर निकालने के लिए आप सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं दो साइड्स का। तो चलिए अब हम बच्चों डिस्कस करते हैं अबाउट योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहली चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। तो ये इसका सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में ये बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई हैं एक सेक्शन को या एक यूनिट एरिया को, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। सपोज हमने कहा कि अगर आपके पास कोई प्लेन शीट है, दिस इज योर एरिया, जिसका एरिया ए है, तो इसको कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ये अमाउंट बताता है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम इसको ये बोल सकते हैं सिंपली इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग आ एरिया। ये सिर्फ ये बताता है हमें कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई हैं या पार कर रही हैं किसी एरिया को या किसी सेक्शन को, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर गई हैं। अगर हमने कहा कि सपोज आपके पास दो एरिया है, एक शीट आपके पास है, दिस इज योर सेकंड शीट जिसके हमने कहा जिसका एरिया ए है। अगर हमने कहा कि इसमें से 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, और अगर मैं कह रहा हूं इसी में अगर इसी एरिया से अगर मैं कह रहा हूं 5000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई हैं, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ बॉडी ए। तो बी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। तो अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पे चलें तो इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, द टोटल नंबर of electric field lines crossing through any cross sectional area। या हम ये कह सकते हैं ये काउंट बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्रॉस कर रही हैं एक बॉडी से या किसी एक पर्टिकुलर एरिया से। या हम कह सकते हैं इट इज नथिंग बट द काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। तो या तो हम ये कह सकते हैं इट इज नथिंग बट, या और वाली डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो हम सिंपली कह सकते हैं तो इट इज नथिंग बट द काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। किसी एरिया को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम इसमें आगे देखने जा रहे हैं, हम किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। या हम कह सकते हैं किन किन फैक्टर्स में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। सो लेट अस सपोज वी टेक अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट। अगर हम क्या ले रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर शीट ले रहे हैं, सपोज दिस इज योर शीट, जो कि आपके पास कुछ टिल्टेड फॉर्म में रखी है, कुछ इस तरीके से आपके पास शीट रखी है। देखिएगा बच्चों, मैं आपको विजुअलाइज करवाता हूँ। कुछ इस तरीके से आपकी ये शीट प्लेस की गई है, और ये जो शीट प्लेस की गई है दिस इज इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के एक रीजन में रखी गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और इस शीट का हम कह रहे हैं एरिया वेक्टर क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस शीट का जो एरिया वेक्टर होगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर नॉर्मल टू दी सरफेस, यानी ये क्या होगा आपका 90 डिग्री पे होगा स्ट्रेट। दिस इज एट योर एंगल 90 डिग्री। दिस इज योर एरिया वेक्टर। अगर मैं आपको शो करूं विथ योर पेन एंड पेपर देखिएगा तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से शीट रखी गई है, और जो आपके पास ये रेड पोर्शन दिख रहा है ना, रेड पेन है जो आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर एरिया वेक्टर। तो कुछ ऐसे रखा गया है आपके पास ये शीट, ठीक है। तो ये है आपके पास कुछ इस तरीके से रखी गई है शीट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन आपके पास कुछ ऐसे है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एक एंगल है, सर्टेन एंगल है, दिस इज योर थीटा। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल इज योर थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन योर एरिया वेक्टर एंड सिंपली योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम कहें कि इस बॉडी का कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे पास हो रही हैं, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। तो पहली चीज अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं इस एरिया को, वो डिपेंड करेंगी पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा उसमें से लाइंस पास होंगी, यानी इस एरिया से उतनी ज़्यादा लाइंस पास होंगी। तो इसमें पहला पॉइंट तो यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका पहली चीज़ डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं हम सेकेंड चीज कि किस चीज़ पे डिपेंड करेगा सेकेंडली। अच्छा, अगर हम एरिया वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में अगर हम डिवाइड करें, देखिएगा अगर ये विथ योर सर्टेन एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, तो अगर हम कहेंगे दिस इज योर एंगल ए कॉस थीटा, दिस कंपोनेंट इज योर ए कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट वुड बी योर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट्स हैं ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो अगर आप देखें ए कॉस थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास सेम है, जबकि ए साइन थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास परपेंडिकुलर है, यानी दोनों 90 डिग्री पे अलाइंड है। तो क्या अगर मैं ये कह सकता हूं आपसे, क्या ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट जिम्मेदार है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ाने के लिए? तो मैं कहूंगा ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि इस केस में अगर ए कॉस थीटा, अगर हम एरिया वेक्टर ही अगर आपका परपेंडिकुलर निकलेगा, देखिएगा बच्चों अगर एरिया वेक्टर ही ऐसे आएगा तो इस केस में आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं करेंगी। देखिएगा इसमें इस जो प्लेन को, इस प्लेन को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच करते हुए नहीं निकलेंगी। सिमिलरली अगर अगर आपका इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर अगर आपके पास परपेंडिकुलर यानी ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट अगर हम लें, देखिएगा इसमें से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर सकती हैं इस एरिया वेक्टर को, यानी ए कॉस थीटा वाले एरिया के कंपोनेंट्स को कई ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर पाएंगी, जबकि ए साइन थीटा वाले कंपोनेंट को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेगी। तो इसका मतलब है जो फ्लक्स है ये ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट ए कॉस थीटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है एरिया का इन द डायरेक्शन ऑफ ई, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, पहली चीज तो हमने ये देखा ये डिपेंड करता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और सेकेंडली ये डिपेंड करता है आपका किसमें, कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर है उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा आपके पास यहां से k टाइम्स ऑफ वेयर k इज योर कांस्टेंट e a cos थीटा, और k की वैल्यू यहाँ पे ऑब्वियसली होती है 1, तो k को अगर हम सिंपली 1 से रिप्लेस कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास e a cos ऑफ थीटा। तो फ्लक्स इज नथिंग बट योर e a cos थीटा, या हम सिंपली कह सकते हैं फ्लक्स इक्वल टू e डॉट a। आपको पता है ये डॉट प्रोडक्ट है, e डॉट a आपको कैसे खोलते हैं इसको, e a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, और दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इट इज ऑलवेज अ स्केलर। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, और वहीं अगर हम इसकी यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो E इंटू ए इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया वेक्टर इज योर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर इज योर यूनिट।
ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया इज अगेन योर वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा आता है बच्चों? स्केलर आता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन योर वेक्टर्स क्लास 11th। तो ये था आपके पास अबाउट योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमें वो कंपोनेंट लेना है एरिया का जो कि इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो हमें कंपोनेंट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इसी कंपोनेंट्स के अलोंग ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे, वरना तो एक साइन थीटा के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पास करेंगे नहीं। इसके अलोंग जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा आपके पास, यानी जो भी आपके पास नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा? आपके पास जीरो होगा। तो हमारे पास फाइनली बना फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन योर एरिया वेक्टर एंड ई। तो थीटा हम लिख सकते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर। उसके बाद हमें इसमें इसी के लिए कुछ केसेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए कुछ केसेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि लेट सपोज फर्स्ट योर केस नंबर 1 की अगर हम बात करें, व्हेन बॉडी इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर बॉडी रखी है तो इस केस में आपके पास कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, हम कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा अगर हम कह रहे हैं जैसे ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं और आपके पास बॉडी कुछ ऐसे रखी है, परपेंडिकुलर रखी है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा अगर हम इसमें बात करें तो इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो इसका आपको मैंने बताया कि एरिया वेक्टर अगर आप देखें तो या तो क्या होगा आपके पास आउटवर्ड होगा या क्या होगा आपके पास इनवर्ड होगा। देखिएगा अगर ऐसे ही कोई बॉडी रखी है आपके पास स्ट्रेट, इस बार आपके पास बॉडी कुछ ऐसे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास कुछ ऐसे पास हो रही है, यहाँ से यहाँ राइट टू आपके पास लेफ्ट टू राइट, आपके पास लेफ्ट से लेकर राइट को पास हो रही है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका एरिया वेक्टर या तो ऊपर को आएगा या नीचे को आएगा। तो या तो होगा ऊपर को या होगा नीचे को। तो देखिएगा तो इसका मतलब है यहाँ तो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड या होगा इनवर्ड। लेट हम सपोज कर रहे हैं आपके पास जो एरिया वेक्टर है दिस इज योर इनवर्ड हमने कहा। तो आप देखें एरिया वेक्टर अंदर है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास टुवर्ड्स राइट है। तो देखिएगा दोनों के बीच में यहाँ पे जो एंगल 90 डिग्री है, तो यानी कि आपके पास फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे से आपके पास ई ए कॉस 90 और कॉस 90 आपके पास होता है 0, तो फ्लक्स हो जाएगा आपके पास 0। तो हम कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपके पास 0 है। तो इसका मतलब है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बॉडी को क्रॉस नहीं कर रही होंगी इस केस में। इन दिस केस दी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वुड बी क्रॉसिंग दी बॉडी। ऑब्वियसली अगर आपके पास बॉडी ऐसे है और आपके पास ये पतली सी शीट है तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। देखिएगा अगर आप इमेजिन करें भी ना, देखिएगा आपके पास रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का और आपने बॉडी ऐसे रखी है। चलो अगर आप ऐसे रखते तो इस केस में तो आपके पास एंगल 0 होता है एरिया वेक्टर और ई के बीच में जो एंगल होता, अगर इस केस में बॉडी है तो आपके पास तो एंगल 0 डिग्री होता, लेकिन आपकी बॉडी ऐसे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन आपके पास कुछ ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन आपके पास कुछ ऐसे है। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस बॉडी को क्रॉस नहीं कर रही होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है यहाँ से 0 आया। वहीं अगर हम सेकंड केस लें, सपोज हम कह रहे हैं नाउ व्हेन एंगल इज 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का यही वाला केस हमने कहा कि सपोज आपके पास बॉडी अगर ऐसे रखी है, तो यही बॉडी जब ऐसे रखी तब हमने इसको हल्का सा घुमा दिया, ऐसे कर दिया इस बॉडी को। तो ऐसे करा तो देखिएगा क्या आपके पास केस बना। तो अगेन आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है आपके पास और आपने बॉडी कुछ ऐसे रखती है, इसमें परपेंडिकुलर टू दिस रखती है, जो कि परपेंडिकुलर है इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, यानी इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे है। याद रखिएगा बॉडी आपने परपेंडिकुलर रखी है, आपने एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है आपके पास, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। हम कह रहे हैं बॉडी तो परपेंडिकुलर है, यानी या हम कह सकते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज योर 0 डिग्री, यानी थीटा क्या है आपके पास 0। तो अगर हम सिंपली यहाँ पे cos 0 प्लेस कर लें तो cos 0 होता है 1, यानी आपको मिलेगा सिंपली E इंटू ए। तो A इंटू ए आपको मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव फ्लक्स, इसी को बोला जाता है पॉजिटिव फ्लक्स। वहीं अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में अगर हमने कहा कि इसी बॉडी को अगर हमने घुमा के, बॉडी सेम है एरिया वेक्टर भी हमने ये लिया, अब हमने ऐसे रखी है, हमने कहा हमने इसको बिल्कुल अगर हम इसको ऐसे टोटली ऐसे घुमा दें इस बॉडी को, तो मैंने बोला कि आपको ऑलरेडी बताया कि एरिया वेक्टर में हमने कैसे यूज करना है, हमें एक ही क्वेश्चन में एरिया वेक्टर को फिक्स कर लेना है। जिस भी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं या जिस भी बॉडी को हम ले रहे हैं उसको एक एरिया वेक्टर को हमने फिक्स कर लेना है और एंटायरली उसी पे चिपके रहना है हमने।
तो अगर हमने एरिया वेक्टर हमने यहाँ पे इनवर्ड माना था, तो इसी इनवर्ड एरिया को ही हम एरिया वेक्टर मानेंगे। तो पहले बॉडी आपके पास इनवर्ड था, तो एरिया वेक्टर इनवर्ड था। तो अभी ऐसे हुआ, अब हम कह रहे हैं कि नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, यानी एरिया वेक्टर आपने घुमा के इसको यहाँ से लेके आप ऐसे कर दिया आपने बॉडी को। तो आपके पास एरिया वेक्टर कुछ ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऐसे है। तो दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज योर 180 डिग्री। तो थर्ड केस हम कह रहे हैं कि व्हेन बॉडी इज एंटी पैरेलल। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं, तो हम थर्ड केस करने जा रहे हैं। तो इसमें करते हैं व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल आपकी बॉडी रखी हुई है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर से मैं आपके लिए बना रहा हूं, और ये आपके पास कुछ इस तरीके से इसमें बॉडी प्लेस की गई है, और ये है आपके पास एरिया वेक्टर, इसका ए वेक्टर। तो ये आपके पास एरिया वेक्टर है। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के बीच में जो एंगल है दिस इज योर 180 डिग्री। तो ये वाला केस मैंने आपसे कहा कि ये वाला केस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास राइट को, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास राइट को, और एरिया वेक्टर है आपके पास टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर एंगल 180 डिग्री है तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको प्लेस करें तो ये हो जाएगा ई ए टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो कॉस 180 -1, तो ये हो जाएगा माइनस ई इंटू ए। और इसी को हम बोलते हैं बच्चों आपके पास नेगेटिव फ्लक्स। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब यह है कि द फ्लक्स एंटरिंग टू द बॉडी, यहाँ पे फ्लक्स क्या कर रहा है, इस बॉडी को एंटर कर रहा है। एंटरिंग फ्लक्स को हम बोलते हैं बच्चों नेगेटिव फ्लक्स। जबकि आपके पास अगर कोई फ्लक्स अगर आपके पास छोड़ रहा है बॉडी, द फ्लक्स विच इज पासिंग आउट फ्रॉम द बॉडी दैट इज नोन एज योर पॉजिटिव फ्लक्स। तो ये खाली एक मानने का एक तरीका है, हमने इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया पॉजिटिव फ्लक्स की। अगर बॉडी से पार कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हम उसको बोल देंगे आपके पास क्या है, पॉजिटिव फ्लक्स है। अगर एंटर कर रही है बॉडी को तो हम बोल देंगे इट इज योर नेगेटिव फ्लक्स। तो चलो अब हम इसमें से कुछ रिलेटेड इससे कुछ क्वेश्चंस बनाने चाह रहे हैं। यहीं से मैं आपको लगे हाथों एक और फॉर्मूला बताता हूँ आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम सिंपली इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस से रिप्लेस भी कर सकते हैं, ई डॉट डी ए बोल सकते हैं या ई डॉट डी एस बोल सकते हैं। तो ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए इज योर स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया वेक्टर। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो बेसिकली यही है, तो यही चीज़ ई डॉट डी ए, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें टोटल तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकल के आ जाता है। दिस इज अगेन योर अनदर फॉर्मूला फॉर योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ई डॉट डी ए, डी ए क्या है आपके पास स्मॉल एरिया वेक्टर, बहुत छोटा सा एरिया वेक्टर। हमने कहा कि अगर कोई बॉडी अगर बहुत छोटी सी है तो उसका एरिया वेक्टर आपके पास क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा। तो दैट इज योर डी ए, एंड ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फाई इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये भी क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ को। तो आपके पास आपको एक डिस्क दे रखी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, जिसका रेडियस आपके पास आर है, रेडियस आपके पास आर है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास कर रही हैं। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो विद इन सर्टेन एंगल, जो एंगल बना रही है इसके साथ, दिस इज एट योर 30 डिग्री के एंगल के साथ पास कर रही हैं। आपको कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला है हमारे पास ई डॉट ए। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका एरिया वेक्टर। तो अगर डिस्क ये है, तो अगर ये डिस्क है तो इसका एरिया वेक्टर ऑब्वियसली क्या होगा, इस डिस्क के परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके डिस्क का जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। एरिया वेक्टर दिस इज योर एरिया वेक्टर, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, जो भी आप ले सकते हैं। लेट हम कह रहे हैं हमने एरिया वेक्टर आपका ऊपर ले लिया है। तो ये जो एंगल है ये कितना है, तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। तो दिस इज योर 37 डिग्री, ये तो आपके पास 30 डिग्री का एंगल है, और ये आपके पास एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में ही एंगल हुआ करता था आपके पास थीटा। आपको याद है, अगर मैं ई डॉट ए को खोलूं तो ये होता था आपके पास ई ए टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। कई बच्चों ने यहाँ पे थीटा 30 डिग्री लिया होगा, तो जो कि क्या है आपके पास गलत है। थीटा 30 डिग्री नहीं है, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 30 डिग्री नहीं है। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो है बेसिकली दिस इज नथिंग बट योर कितना है, 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपके पास और एरिया वेक्टर आपके पास ये है। तो ये जो एंगल है ये हमें काउंट करना है।
तो दिस इज योर 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे सिंपली अगर प्लेस करें तो ई एरिया आपको पता है ऑलरेडी, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास ई टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर बाय 2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस डिस्क। तो चलिए अब हम सेकंड लेते हैं। तो ये आपके पास एक सर्कल दे रखा है, दिस इज योर सर्कुलर बॉडी, और इसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एंगल बना रही हैं विद द हॉरिजॉन्टल, दिस इज सपोज हम कह रहे हैं इसका रेडियस आर है, तो विद द हॉरिजॉन्टल जो एंगल बना रही है, लेट सपोज दिस इज योर 45 डिग्री, हम कह रहे हैं दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और जो एंगल बना रही है विद योर आर विद योर हॉरिजॉन्टल, दिस इज योर 45 डिग्री। अगेन आपको कैलकुलेट करना है नेट फ्लक्स, आपको कैलकुलेट करना है फ्लक्स। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स की बात करें फिर अगेन ई डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा इज अगेन द एंगल बिटवीन योर एरिया वेक्टर एंड ई। तो अगर हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल देखें, देखिएगा इस सर्कल का, ये जो सर्कल है इसी बोर्ड के प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर देखिए होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, एक तो या तो होगा बाहर या तो होगा अंदर। जैसे सपोज इसी शीट को अगर आप सर्कुलर मान लें, तो या तो एरिया वेक्टर आपका सिंपली ऐसे रखा गया है ना, तो या तो एरिया वेक्टर ऊपर को होगा या होगा आपके पास डाउनवर्ड, तो आप कोई भी ले लें। तो जो एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है, दिस इज योर 90 डिग्री। देखिएगा 90 डिग्री का एंगल है, 45 नहीं लेते हैं, यही तो कंफ्यूजन करें, यही तो आपको बच्चों टैकल करने, आपको समझ में आना चाहिए कि हमने थीटा क्या लेना है। कई बच्चों ने यहाँ पे सीधे धड़ाम से आपने 45 डिग्री रख लिया होगा एंगल, जो कि गलत है। दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन योर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है, दिस इज योर हायर 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा यहाँ से ई टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ cos 90 इज योर 0, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है आपके पास 0 डिग्री। तो हम कहेंगे इसमें से क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसमें सॉरी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपके पास 0 है। तो चलिए अब हम थर्ड इलस्ट्रेशन लेते हैं। आपके पास ये क्यूब दे रखा है आपको, दिस इज सिंपली अ क्यूब। ये क्यूब है जिसकी साइड हम कह रहे हैं ए है, लेट्स सपोज इसकी साइड क्या है आपके पास ए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास कुछ इस तरीके से आपको वो दे रखी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास कुछ यहाँ से इस फेस की तरफ को पास कर रही हैं, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइंस ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगेन आपको कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप ले सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको पास ऐसे दे रखी हैं, तो आप ये ले सकते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म सिंपली ई इक्वल्स टू ई नॉट टाइम्स ऑफ आई कैप। आई कैप का मतलब है अलोंग द एक्स एक्सिस है। सपोज अगर आप इस वाली साइड को मान लें एक्स एक्सिस, ऊपर वाली को मान लें वाई एक्सिस, तो ई नॉट आई कैप आपको दे रखी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इक्वल्स टू ई नॉट टाइम्स ऑफ आई कैप। आपको कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए अगर हम कैलकुलेट करें, तो अगर आप देखें क्यूब की बात करें, तो इसमें है आपके पास टोटल 6 फेसेस। तो एक फेस तो ये है, एक फेस ये है, एक फेस आपके पास ये है, एक पीछे वाला, एक आगे वाला, एक ऊपर वाला, एक बॉटम मोस्ट वाला। तो अगर हम सबके इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर की बात करें, तो हमें आपको बताया कि फॉर 3D सरफेस के लिए हमें एरिया वेक्टर हमें क्या मानना है, हमेशा हम आउटवर्ड लेंगे, अंदर की तरफ को कभी भी एरिया वेक्टर हम नहीं लेंगे। हमेशा एरिया वेक्टर कहाँ को लाई करेगा, हमेशा आउटवर्ड लाई करेगा। तो यानी इस फेस का एरिया वेक्टर आपके पास ये होगा, इस फेस का एरिया वेक्टर आपके पास ये होगा, इस फेस का एरिया वेक्टर ऊपर को होगा, नीचे वाले फेस का एरिया वेक्टर नीचे को होगा। सिमिलरली अगर कोई जो इधर वाली साइड है, इसका एरिया वेक्टर इधर तरफ को होगा, पीछे वाली का पीछे तरफ को होगा एरिया वेक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अप्रोच लगाएंगे, हर एक फेस का अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल कैलकुलेट कर लेंगे और सबको हम क्या कर लेंगे, एड अप कर लेंगे। तो अगर हम कह रहे हैं दिस इज योर फर्स्ट नंबर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ, एक आगे वाला आपका पांचवा और पीछे वाला है आपके पास सिक्स्थ फेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमें टोटल निकालना है, टोटल लिटरली 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6। तो ये सब हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। तो अगर मैं टोटल की बात करूं, तो 5 1 ये वाला फेस अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, एरिया वेक्टर आपके पास इधर पीछे को है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आगे को है, तो दोनों के बीच में एंगल है आपके पास 180 डिग्री। तो यहाँ हिसाब से बन जाएगा, देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है आपके पास ई ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो अगर थीटा क्या है आपके पास 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली माइनस टाइम्स ऑफ ई ए, तो जाएगा 5 1 हो जाएगा आपके पास माइनस ई ए। सिमिलरली अगर 5 2 की बात करें, यानी सेकंड फेज से कितना पास हो रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 इज अगेन योर 1, तो ये हो जाएगा सिंपली ई ए।
सिमिलरली अगर आप टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है दिस इज योर 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब है ई ए cos 90 0, तो 5 3 और 5 4 के कारण, दोनों के कारण क्या होगा 0 डिग्री होगा, कि यहाँ पे भी एंगल कितना है आपके पास 90 डिग्री ही है, तो इन दोनों के कारण भी क्या होगा आपके पास एंगल 0 डिग्री होगा। सिमिलरली एक जो फेस आपके पास आगे की तरफ को है 5th फेस है, और एक जो पीछे की तरफ को फेस है 6th फेस है, इनके कारण भी एंगल कितना है इन दोनों के एरिया वेक्टर के बीच में। इसका एरिया वेक्टर क्या है आपके पास आउटवर्ड है, आउटवर्ड का मतलब क्या है डॉट, और इनवर्ड का मतलब है क्रॉस। तो यहाँ पे भी जो एंगल है दिस इज अगेन 90 डिग्री बिटवीन योर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये भी क्या होगा 0 होगा। तो अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें देखिएगा क्या आएगा आपके पास माइनस ई ए प्लस ई ए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा आपके पास 0। तो इसका मतलब है क्लोज्ड बॉडी के लिए हमें हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया 0 आया। तो अगर मैं ई ए की बात करूं तो ई ए इज योर, अगर मैं माइनस ई ए की बात करूं तो माइनस ई ए इज योर एंटरिंग फ्लक्स, और ई ए इज योर जो आपका फ्लक्स बाहर जा रहा है यानी एग्जिटिंग फ्लक्स, पासिंग फ्लक्स। तो जितना घुसा उतना पास हुआ, जितना एंटर करा उतना एग्जिट भी करा, तो इस केस में हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा 0 आएगा। तो जितना घुसा उतना ही निकला। तो ऐसी बॉडीज के लिए जिसमें जिसमें क्या होगा आपके पास क्लोज सरफेस है, तो उन सब के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा आपके लिए 0 ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं स्पेयर की बात करूं आपसे, एग्जांपल अगर मैं आपसे ले लूं सिंपली स्पेयर का, दिस इज योर स्पेयर, और हमने कहा कि सपोज इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास हो रही हैं, तो इसके लिए भी अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे ना बच्चों तो ये भी 0 आएगा, क्योंकि जितने आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही आपके पास एग्जिट भी कर रही हैं। तो हमेशा क्या आएगा फॉर क्लोज्ड बॉडी की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा आपके पास 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम दी, अगर बाहर से जा रही हैं, अगर बाहर से निकल रही हैं, अगर अंदर से ओरिजिनेट हो रही है तो उस केस में 0 नहीं आएगा, ये भी एक केस है। इस केस में अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास बाहर से अंदर को जा रही हैं, अगर अंदर से बाहर को निकल रही हैं बच्चों, तो उस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों, इसका भी रीजन है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज हम कह रहे हैं कि ये आपके पास अगर कोई स्पेयर है, और हमने कहा कि अगर आपके पास क्यू चार्ज अंदर स्टोर्ड है, तो ये क्यू चार्ज क्या होगा, आपने चारों तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ इस तरीके से निकलेंगे, देखिएगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्लस क्यू चार्ज में से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलती हैं। तो इस केस में अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे ना, देखिएगा आपके पास एरिया वेक्टर भी क्या है आपके पास ऐसे ही रहेगा, आपके पास नॉर्मल ऐसे ही बनता है हमेशा पासिंग टुवर्ड्स सी सेंटर। तो दोनों के बीच में एंगल देखिएगा आपके पास क्या है, हमेशा क्या रहेगा आपके पास 0 डिग्री। तो सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास एड ऑन हो जाएगा। इस केस में आपके पास फ्लक्स नेट 0 नहीं आएगा। तो अगर अंदर से ओरिजिनेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बॉडी की अगर अंदर से ओरिजिनेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं आएगा। जबकि अगर आपके पास एक एंड से जा रही हैं और दूसरे एंड से निकल रही हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ सिमेट्रिकल क्लोज्ड बॉडी, तो उस केस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या आएगा आपके पास 0 ही आएगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिएगा ये आपके पास एक्स एक्सेस है, दिस इज योर वाई एक्सेस एंड दिस इज अगेन योर जेड एक्सेस। 3 एक्सेस हैं आपके पास, एक क्यूब रखा गया है आपके पास यहाँ पे। देखिएगा एक क्यूब बनाऊं अगर मैं यहाँ पे, तो ये आपके पास एक क्यूब है, कुछ इस तरीके से रखा गया है। ये तो इस तरीके से क्यूब रखा गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस है E इक्वल्स टू ई नॉट टाइम्स ऑफ एक्स आई कैप। तो इसके अलोंग है, अलोंग द एक्स एक्सिस है। अगर आई कैप में अगर आपको मेंशन कर रहा हूँ तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नीट्यूड कितना है इसके पास E नॉट टाइम्स ऑफ एक्स। और यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें, सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर ए लेंथ की का क्यूब है, और ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस L डिस्टेंस पे दूरी पे ये रखा गया है ये क्यूब। आपको कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है इस क्यूब पे, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखें, देखिएगा हर फेस का अगर हम एरिया वेक्टर देखें, इसका एरिया वेक्टर इधर को है, इसका एरिया वेक्टर इधर है। सिमिलरली ऊपर टॉप मोस्ट वाले का आपका एरिया वेक्टर ऊपर को है, देखिएगा तो बॉटम मोस्ट वाले का एरिया वेक्टर आपके पास नीचे को है। तो वहीं करेंगे हम नेट फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, φ1 + φ2 + φ3, जितने भी फेसेस हैं यानी 6 फेसेस हैं क्यूब के, 6 फेसेस के कारण जितना भी फ्लक्स है उन सबको हम
कैलकुलेट कर लेंगे और सबको हम समेशन कर रहे हैं। फ्लाई 6। तो अगर आप देखें 4 फेसेस, एक तो टॉप मोस्ट सबसे ऊपर का, अगर आप अपना रूम में बैठे हैं तो आप खुद ही एज्यूम कर सकते हैं, देखिएगा अगर ऐसे समझ लें कि आप जो इस रूम में बैठे हैं वही आपका अगर क्यूब है, तो एक तो आपके पास जो टॉप मोस्ट है, जो आपके पास अपर जो सीलिंग है वो हो गई, और एक बॉटम मोस्ट जो आपके पास फर्श है वो, और एक आपके पास सामने वाली वॉल और जो पीछे वाली वॉल है आपके पास। तो 4 फेसेस, तो अपर, बॉटम मोस्ट और आपके पास एक साइड वाला और एक आपके पास पीछे वाला, जो ये दो 4 फेसेस हैं, इन चारों के कारण जो एंगल है, एंगल बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन सबके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो है, दिस इज योर 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल दोनों इन सबके बीच में, इन 4 फेसेस के कारण। तो इनके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो तो होगा 0। तो हम कह रहे हैं कि सपोज 5-6 के कारण 0 है, 5-5 के कारण 0 है, 5-4 के कारण 0 है, 5-3 के कारण 0 है, तो 1-2-3-4, तो 1-2-3-4 इन 4 फेसेस के कारण आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपके पास 0 है। शायद मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिए हैं यहाँ पे, तो ये 4 फेसेस के कारण, तो जो भी होगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दिस इज योर ड्यू टू दिस फर्स्ट फेस एंड दिस इज ड्यू टू सेकंड फेस, तो 2 ही फेसेस के कारण होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो φ1 और φ2। अब φ1 φ2 हमें निकालना है, तो φ का फॉर्मूला हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है हमारे पास E A cos थीटा। तो अगर हम φ1 की बात करें तो देखिएगा φ1 फर्स्ट फेस की बात करें तो एरिया वेक्टर है आपके पास पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास आगे, तो दोनों के बीच में जो एंगल है दिस इज योर 180 डिग्री का एंगल है, तो ये हो जाएगा आपके पास ई ए कॉस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस ऑफ 180 डिग्री। वहीं अगर मैं φ2 की बात करूं तो देखिएगा एरिया वेक्टर आपके पास ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपके पास ये है, तो यहाँ पे जो एंगल है दोनों के बीच में दिस इज योर 0 डिग्री का एंगल है, यानी हो जाएगा ई ए टाइम्स ऑफ कॉस 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सिंपली लिखें और अगर हमें यहाँ पे एरिया भी लिखना पड़ेगा तो इससे पहले हमें एरिया मेंशन करना पड़ेगा, तो एरिया आखिर कितना है इसका। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो हम कह रहे हैं दिस इज योर एरिया A1, दिस इज योर एरिया 8, सॉरी, सो एरिया तो ए रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरी करेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है विथ योर डिस्टेंस x। देखिएगा वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, वेरिएबल है, x के साथ बदल रहा है। तो अगर मैं E1 की, तो हम कह रहे हैं दिस इज योर E1 एंड दिस इज योर E2, क्योंकि इस फेज से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा और इस फेज से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, क्योंकि ये है क्या है, वेरिएबल है इन द टर्म्स ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो फर्स्ट फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, सेकंड फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, जिसको हमने मेंशन करा है E1 से और E2 से, जबकि दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि क्यूब का एरिया क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा दोनों फेसेस का। तो E1 E2 की अगर मैं बात करूं तो E1 कितना हो जाएगा आपके पास, देखिएगा E1 हो जाएगा आपके पास सिंपली E0, x को हम सिंपली रिप्लेस कर लेंगे आपके पास L से। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो E0, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, E0 टाइम्स x को हम रिप्लेस कर लेंगे L से, टाइम्स ऑफ cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, तो ये है आपके पास E1 टाइम्स ऑफ cos 180 डिग्री। वहीं अगर मैं E2 टाइम्स ऑफ a cos 0 की बात करूं तो E2 कितना है आपके पास, E2 अगर आप देखें तो E2 है आपके पास सेकंड फेज, ये तो दोनों के बीच में एंगल आपके पास 0 डिग्री है ऑलरेडी। तो E2 की बात करें तो E2 के डिस्टेंस कितनी हो गई, देखिए x कितना कहां से कहां तक हो गया, L तो था, L तक तो ये वाला पेज था, अब हम x a और चल गए हैं तो a प्लस L, तो यहाँ पे जो x की जगह पे हम लिखेंगे सिंपली a प्लस L, x को हम रिप्लेस कर लेंगे a प्लस L से, क्योंकि हम a प्लस L दूरी और चल चुके हैं, टाइम्स ऑफ cos 0। आपको तो ये सिंपल है, तो आप सिंपली कर सकते हैं cos 180 is your -1, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ E0 L। सिमिलरली cos 0 इज अगेन योर 1, ये हो जाएगा आपके पास E0 A प्लस L। तो अगर हम यहाँ से दोनों को अगर सॉल्व करें तो साथ ही में आपके पास एरिया वेक्टर भी तो हमने लिखना था, एरिया वेक्टर हमने लिखना भूल गए शायद, टाइम्स ऑफ एरिया, एरिया इज अगेन योर A स्क्वायर टाइम्स ऑफ A स्क्वायर टाइम्स ऑफ A स्क्वायर, एरिया वेक्टर A स्क्वायर भी आएगा, हम एरिया वेक्टर लगाना, एरिया लिखना भूल गए थे। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा φ इक्वल टू E0 टाइम्स ऑफ A क्यूब, ये यहाँ से रिलेशन निकल के आएगा, तो नेट फ्लक्स इतना होगा A0 टाइम्स ऑफ A क्यूब। तो φ1 से अगर मैं अगर इंडिविजुअली φ1 φ2 तो φ1 कितना है था आपके पास, अगर इंडिविजुअली पूछता भी तो अगर आपके पास φ1 φ2 कितना है, तो φ1 होता आपके पास माइनस टाइम्स ऑफ E0 L A क्यूब, और φ2 जो सेकंड फेज का फ्लक्स है ये कितना है आपके पास, कितना है बताइए, ये वाला फ्लक्स है जो आपने कहा E0 टाइम्स ऑफ A प्लस L A स्क्वायर, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया आपके पास E0 टाइम्स ऑफ A क्यूब। तो दिस वाज योर फाइनल क्वेश्चन अबाउट योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप सो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया होगा। अब अपनी अगली वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे गॉस लॉ। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।